मुझे इंडिया जाके पढ़ना है और वहीं से डिग्री लेनी है। कुछ ऐसी ही बातचीत से मेरी इस छोटी सी कहानी की शुरुआत हुई थी। सबने हाँ भी बोल दिया था घर से, खास करके मम्मी का बहुत सपोर्ट था। हमें पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, पर हम तैयार थे। तैयारियां शुरू हो गई और फिर वो दिन भी आ ही गया जब मैं अपनी फैमिली को अलविदा कह के इंडिया जाने के लिए रवाना हुई। इंडिया, बड़े बड़े सपने और नए दोस्त बनाने के ख्वाब लिए मैं इंडिया तो आ गई, पर मुझे ये एहसास नहीं था कि आगे का रास्ता थोड़ा टेढ़ा भी होगा। मुझे यहाँ के लोगों से घुलना मिलना था, बातें करनी थी, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोगों को मुझसे क्या ही दिक्कत थी। किधर जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं, यही सवालों की कतार लगी रहती थी मेरे दिमाग में। क्योंकि ना ही कोई मदद के लिए हाथ देता था, ना ही कोई मेरे साथ दो बात करने के लिए बैठता था। थोड़े वक्त बाद मुझे लगा शायद ये यहाँ का कल्चर है, शायद यहाँ के लोग ऐसे ही बड़े होते हैं, या मुझ में कोई कमी है, या फिर किसी नए को ये अपने आप में शामिल ही नहीं करना चाहते। खैर, मैं सामने से जाके लोगों के साथ बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा और यही सिलसिला कुछ महीनों तक जारी रहा। हमेशा क्लास में अकेले बैठकर बस अपना काम करते हुए मुझे ये समझ में आ गया कि जिंदगी मूवीज और सीरीज में जैसे दिखाते हैं वैसी तो नहीं है। जिंदगी कुछ और ही है और उसी असल जिंदगी से मेरा सामना हो रहा था। घर पे हर रोज बात होती थी मेरी, और मम्मी से तो दिन में 2-3 बार, चाहे फिर वो क्लास हो या बस। और मेरा अकेलापन यूं गायब हो जाता था। 2 महीने बीत गए और पता भी नहीं चला। और वो कहते हैं ना कि भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। ठीक वैसे ही मुझे भी एक दिन एक दोस्त मिली जिसने सामने से आके मुझसे बात करी, और पता ही नहीं चला कि हम कब अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज लाइफ जैसे अब रंगीन हो गई थी। लेक्चर्स, कैंटीन, मूवीज, सबके साथ घूमना फिरना। फाइनली मुझे अब यहाँ अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन हमारी क्लास में एक और अनजान चेहरा आया। क्योंकि मैं जानती थी कि कैसा लगता है जब तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होते, इस बार मैंने फट से जाके उससे बात करी और अपना दोस्त बना लिया। वक्त और दिन कहाँ निकले जा रहे थे ये पता ही नहीं चलता था। इसी बीच मेरी फैमिली से मिलना हुआ। शायद ही मैं इतनी खुश हुई होंगी अपनी लाइफ में कभी, जितना उस टाइम हुई थी सबसे मिलके। क्योंकि घर की भी मुझे बड़ी याद आती थी। वही पुरानी शरारतें और मस्तियाँ, मम्मी के हाथ का खाना, मानो जैसे मैं वापस घर आ गई थी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई। हर डॉक्टर के हिसाब से जितनी अलग बीमारी थी उतने ही अलग सुझाव थे, लेकिन मम्मी को जो बीमारी थी वो भगवान दुश्मन को भी ना दे कभी, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। 4th स्टेज कैंसर। जब पता चला तो सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मानो जैसे एक ही पल में किसी ने हमसे हमारा सब कुछ मांग लिया हो। लेकिन ये वक्त हिम्मत हार के रोने का नहीं था, क्योंकि अगर हम हिम्मत छोड़ देते तो मम्मी को कौन संभालता। सब कुछ छोड़ के अब मेरा ध्यान बस मम्मी की सेहत के लिए था। वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसी की रट लगा के मैं उनका ख्याल रखने लगी। कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता इस केस में, लेकिन एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो ठीक हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनका भी काफी। बस वो ऑन्कोलॉजिस्ट के कुछ शब्द हमारे लिए एक तिनके के बराबर ही थे। भगवान की कृपा से कुछ 4-5 महीनों तक सब कुछ सही चला और हमें लगा कि हम बचा लेंगे मम्मी को। पर शायद ही हमारा वहम था, क्योंकि एक दिन अचानक से मम्मी ने आंख बंद कर ली और सांसें लेना बंद कर दिया, इस बार हमेशा के लिए। आज भी मुझे वो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड वाला नज़ारा याद है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये भूलना कि उनको सांस लेने में भी कितनी तकलीफ हो रही थी। वो आखिरी बार अलविदा कहना शायद मेरे बस की बात ही नहीं थी। मम्मी के बिना रहना मुश्किल था, है, और अब हमेशा रहेगा। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे हमने मान लिया कि वो अब वापस नहीं आ रही। उनकी कमी हर पल महसूस होती है, पर तब भी कुछ नहीं कर सकते थे हम, और अब भी कुछ नहीं कर सकते। इस हादसे के बाद मैंने जो देखा वो बताना ज़रूरी समझती हूँ मैं। मम्मी के जाने के बाद लोग हमें दुख भरी आंखों से देखने लगे, हमारे लिए बड़ा सॉरी फील करते थे। जो हमेशा साथ रहने का, हमारा ध्यान रखने का दावा करते थे, उनके निशान तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे। काफ़ी लोगों ने हालचाल भी पूछे कि सब ठीक तो है, जबकि कुछ लोगों ने तो खैरियत पूछने की भी कोशिश नहीं करी। उस दिन मुझे पता चला कि कौन हमारे लिए है, कौन हमारे साथ है,
और कौन नहीं। इस एक हादसे ने रिश्तों की अहमियत मुझे बिल्कुल समझा दी। ये सब होने के बाद भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंटिन्यू करी। मम्मी की इच्छा थी कि मैं डिग्री कंप्लीट करूं और मैंने फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से अपना कोर्स ख़त्म करके उनकी इच्छा पूरी की। मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों ने इसके लिए मुझे बहुत और ढेर सारा सपोर्ट किया। जिंदगी अपने रंग दिखाती ही रहती है और ऐसा ही कुछ हमारे साथ होना था। मेरी पढ़ाई ख़त्म करके मेरी पूरी फैमिली ने वापस शिफ्ट होने का डिसाइड किया, इस बार मम्मी के बिना। जिंदगी वापस शुरू करनी थी, लेकिन मम्मी के बिना। यहाँ वापस आने के बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। शायद किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि हम किस दौर से गुजर रहे थे, किस तकलीफ से हम जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मम्मी के बिना दुनिया में सबसे अकेली हूँ मैं। क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी लगता था कि सब ठीक है, कभी लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। लोगों से उम्मीद रखना मैंने अब छोड़ दिया है। ये सीख लिया है मैंने कि हर कोई यहाँ काम पड़ने पर रिश्ते बनाता है तो मतलब पूरा होने पर वही रिश्ते भूल जाता है। अगर अकेले लड़ना सीख लिया तो समझ लो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सच्चाई तो ये है कि हमें अपनी माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। उनकी बेमौजूदगी में हमें ज़्यादा दुख होता है और अफसोस भी। हमारी राहदारी है वो, और सबसे अच्छी दोस्त भी। अगर कुछ कर सकते हो उनके लिए तो वो है उन्हें हमेशा खुश रखना। तो ये थी कजरी की कहानी मेरी ज़ुबानी। थैंक यू सो मच कजरी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विथ मी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और किसी को सुनाना चाहते हो या भेजना चाहते हो तो शेयर करने में बिल्कुल देर मत कीजिएगा। ऐसी ही कुछ बातें सुनते रहने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल टॉक विथ पोंडा को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देख के अगर किसी का थोड़ा भी जिंदगी जीने का हौसला बढ़ गया तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना कामयाब रहा। तब तक के लिए लिसन, टॉक, ग्रो।